हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2019 का जो पेपर सेकेंड है उसके साइंस वाले पोर्शन को। इसमें जो आप लोग का सीडीपी का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का 2018, 19, 23, 24 के जितने पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग के सारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन को, और देखिए कि साइंस के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो ये आप लोग का मैथ का है, यहाँ से आप लोग का साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग का न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। तो उसकी समस्त यात्रा का औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले हम समय निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगा हुआ है। तो टाइम 5/12, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा आप लोग का 5/8। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे 12 दूना के 24 और 2 बचे 10, और प्लस यहाँ पे 8 3 के 24 और यहाँ पे 15 हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे आपका हो जाएगा 25/24। अब यहाँ पे हमारे सामने दूरी टाइम निकल के आ चुका है। अब हम इसमें से निकालेंगे जो चाल है। तो अब चाल का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो हमारे पास दूरी कितनी है 5, यानी 5 किलोमीटर तो हो गई है, और फिर 5 ही किलोमीटर और लौट के आई है। यानी अपने घर से अपने सहेली के घर की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर गई है और 5 किलोमीटर भी आई है। तो टोटल दूरी हो गया 5 यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे हमारे सामने जो समय है, समय निकल के आया है 25/24। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 आप लोग का ऊपर चला जाएगा। तो 10 यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा गुणे 24 अपान यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 240 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। जब इसको 25 से आप कटाएंगे तो 9 पॉइंट आप लोग का 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके अगर आप नोट कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो इसको अब हम रफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर दिया गया है वहां पे आप लोग के ऑप्शन किस में दिया गया है, दूसरा है। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। और इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका यूनिट से पूछा गया है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है, यानी दूरी हम किस से मापते हैं। तो यहाँ पे पहला आप लोग का दिया गया है मीटर, मीटर से दूरी नापते हैं। प्रकाश वर्ष भी दूरी का है, लेकिन हर्ट्ज यहाँ पे नहीं है, हर्ट्ज नहीं है, ये ध्वनि का है। अगला है, देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है यहाँ 42 वर्षा प्रकाश वर्ष, वर्ष और प्रकाश वर्ष। यहाँ पे 42 है, मीटर है और प्रकाश वर्ष है। तो ये जो आप लोग का ऑप्शन 3 है, इसमें ये दूरी मापने का है, मीटर हर्ट्ज, फिर यहाँ पे आपका आ गया। तो सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि समीर अपने कच्चे गोली को फर्श पर बिछा हुआ, यानी फर्श पर बिछा दिया है। 3 विभिन्न पृष्ठ सतहों पे तनी हुई यहाँ पे सोलेफेन सीट है, कॉलिन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। तो यहाँ पे कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार से होगा। तो सबसे ज्यादा घर्षण बल किस में होगा, जो खुरदरा होगा उस पर घर्षण बल ज्यादा होगा, जो जितना ही प्लेन चिकना होगा उस पर घर्षण बल कम होगा। तो अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस में लगाना है कि किसमें घर्षण बल सबसे ज्यादा है। तो समाचार पत्र है, सेलेफोन सीट कॉलिन है, समाचार पत्र कॉलिन सेलेफेन सीट है, सेलेफेन सीट समाचार पत्र कॉलिन है, या सेलेफेन सीट कॉलिन समाचार पत्र है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सोलेफेन सीट हो जाएगा, उसके बाद समाचार पत्र होगा, उसके बाद कॉलिन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई पिंड रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को यक्ष अक्ष के रूप निरूपित करते हैं।
ये आप लोग का है x है और ये वाला आप लोग का y है। यदि ये इस गति को यानी यदि समय को एक अक्ष पे यहाँ पे हमेशा क्या होता है, समय होता है, ये किया जाता है, तो नीचे दिया गया सही कथन इसमें से आपको चुनना है। तो यहाँ पे इस गति की दूरी समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। इस गति का वेग समय ग्राफ y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा, या इस गति के दूरी समय ग्राफ y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा, या इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कई प्रकार का, एक तो एकदम सीधा बनता है, एक यहाँ पे पहले बढ़ते बढ़ते घटने लगता है, एक होता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें किस तरह का बना हुआ है, कोई पिंड है रैखिक किसी एक समान वेग से है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे कि इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। ये आप लोग के क्लास 8th का एक चैप्टर है कोयले, वहां से ये पूछा गया है। और उसकी थ्योरी जो एनसीईआरटी बुक है, वो आप लोग की थ्योरी जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी आप लोग के जो क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस है वो कंप्लीट होने वाली है। तो उन क्लासों को भी जरूर देखिए, जिससे कि आप लोग के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाए। अगर आप उस चैप्टर को किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पेट्रोल का उप उत्पाद यानी पेट्रोल से उत्पन्न नहीं है। तो पैराफ्यूम, कोक, बिटुमेन और स्नेहक तेल। तो इसमें से आपको बताना है कौन नहीं है। तो इसमें से जो आप लोग का कोक होता है ये कोयले का रूप होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच, और यहाँ पे देखिए एक बोतल है, एक लकड़ी का चम्मच है, उसके बाद एक क्या है और एक धातु का चम्मच है। यानी ये है, ये धातु का चम्मच है, ये आप लोग का लकड़ी का है, और यहाँ पे ये आप लोग का एक प्लास्टिक का बोतल है। तो यहाँ पे पूछा गया कि चम्मच को यानी रात भर रखता है, यानी एक धातु को चम्मच को रात भर रखता है। कक्षा जो उसका जिस कमरे में वो रखा है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप का रिकॉर्ड करता है, जो T1, T2 और T3 से। यानी ये क्या है, T1 है, यहाँ पे देखिए ये आप लोग का T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो ये है निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण का सबसे अधिक संभावना हो सकती है। तो इसका मतलब हो कि तीनों बराबर है, यहाँ पे T3, T2, T1 है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही होगा कि तीनों को 30 डिग्री के सेल्सियस पे ही रखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आप लोग का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो अब वही भोजन बनाएगा जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। तो अब इसमें से क्लोरोफिल किसके अंदर है। तो यहाँ पे आपका सवाल, इसमें जो शैवाल है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो शैवाल तो अपना भोजन बना लेगा, कवक नहीं बनाएगा। राइजोबियम क्या है, एक सजीवी है। और विषाणु तो ऐसे भी भोजन नहीं बनाता है, विषाणु को तो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखिए सभी ऑप्शन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे कि अगर हो सके कि उन ऑप्शन से क्वेश्चन बन के चले आए तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को, यानी ध्रुव का मतलब ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये आपका भूमध्य है और ये ध्रुव वाला भाग होता है, ये ध्रुव है। तो ध्रुव यानी ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडी ध्रुवों पे ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे तिरछा जाता है, तो सबसे ठंडी कहाँ पड़ता है, ध्रुव पे पड़ता है। तो सफेद बाल, फर, चपटे पैर होते हैं, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि वसा के नीचे इनकी परत होती है। सफेद बाल होते हैं, फर मुड़े हुए लंबे और पैन, नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, सफेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें, सूखने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर और बालों की परत होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए क्या, इनका सफेद बाल होता है, उसके बाद मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं, त्वचा के नीचे वसा की
परत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे आप लोग के क्लास 6, 7, 8 की जो बुक है एनसीईआरटी की, वहीं से ये सारे क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है? तो दूध में कौन पोषक तत्व होता है? सी नहीं होता है। कुछ ऑप्शन को भी देख के आप लोग उनको छोड़ना होगा। यहाँ पे भी क्या है? सी है, नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमने काट दिया। फिर प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, यहाँ पे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, तो जो आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का आयरन भी नहीं होता है उसमें, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारे सामने बस 1 बचा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रतिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीनी रंग के विलयन में कौन सी अधातुएं होती है? एक होता है धातु और एक होता है अधातु। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा वो आयोडीन होता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। सारी अधातुएं क्या है? ठोस रहती है। और गैस ये और कैसी है? ये एक है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोगों से? अगला है, वाय के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, वाय में भार होता है, मृदा में वाय उपस्थित नहीं होती है, जल चक्र में वाय की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वाय स्थान घेरती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हवा में भार होता है। और यहाँ पे कह दिया मृदा में वाय उपस्थित नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। अगर आप मिट्टी को पानी में डालिए तो वहां से बुलबुला निकलता है, वो क्या होता है? हवा की ही बूंदें होती है। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ये मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय। तो अब देखिए यकृत में क्या बनता है, फिर ये जो अमाशय में क्या बनता है, पित्ताशय में क्या बनता है, अग्न्याशय में क्या। तो यकृत में आप लोग का यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। फिर अमाशय में क्या बनता है? फिर पित्ताशय में स्टोर क्या होता है? तो जहां पीत रस संचय होता है तो पित्ताशय हो जाएगा। अग्न्याशय क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। और अमाशय में जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा अमाशय, उसके बाद अग्न्याशय। तो अमाशय में ही पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और अग्न्याशय यहाँ पे आप देखेंगे पाचन तंत्र, तो इस तरह से आहार नाल होता है। ये आप लोग का क्या है? अग्न्याशय है, यानी अमाशय है। अमाशय के बाद यहाँ से छोटी आंत है, ये इस तरह से आई हुई है। यहाँ से बड़ी आंत लगी होगी इधर, यहाँ पे आप लोग का अग्न्याशय होता है। और अग्न्याशय में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम बनता है जो कि ये क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। तो ये सही हो जाएगा आप लोग का तीसरा। तो ये आप देखिए अभी किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसमें आप लोग का कौन सा ही सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यानी यहाँ पे सत्य पूछा है। तो सभी कोशिकाओं की आकृतियां गोल होती है, ये तो हम कह नहीं सकते कि सभी की आकृतियां गोल होती हैं, जो कि मानव की कोशिकाओं की आकृतियां गोल होती है, प्लांट की कोशिकाओं की आकृतियां चपटी होती है। हम लोगों में भी जितने भी अंग हैं उन लोग की कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। किसी उत्तक को कोशिकाएं समान होती हैं, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है, नहीं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये भी नहीं हो सकता। ये सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग का जो है कि यहाँ पे आप लोग का दूसरा सही हो जाता है। जैसे कि आप लोग का आरबीसी है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? फिर से आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी ये नहीं है कि आप लोग के ये अलग बुक्स है, ये भी आप लोग के जितने क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी 6, 7, 8 का ही है। बहुत क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा 9, 10 में का 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आप लोग के उसी एनसीईआरटी क्वेश्चन में से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे ईस्ट, आलू, शैवाल, कवक,
तो यहाँ पे देखिए ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है। जैसे कि इस तरह से ईस्ट का आकार होता है, थोड़ा सा यहाँ से निकलता है, फिर ये परिपक्व होके यहाँ से ये क्या होता है, कट जाता है। तो ईस्ट का क्या हो जाएगा, आप लोग का मुकुलन हो जाएगा। शैवाल के अंदर फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन होता है। आलू में काइक होता है, जैसे कि हम आलू को यहाँ से काट के जब लगाते हैं तो इधर से छोटी छोटी क्या होती है, आंखें निकल आती है। और जो कवक है, कवक में बीजाणु जनन समांग, जब बीजाणु जनन होता है तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपकी थ्योरी अच्छे से नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा आपको परेशानियां हो सकती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इसको आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। और हम लोग क्लास में जब पढ़ते हैं तो जहां से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन बनता है हम लोग उसी को पढ़ते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग उतना नहीं, क्योंकि हम लोग को ये है कि जहां से हम लोग का क्वेश्चन बन जाए उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो आप लोग उन सारी क्लास को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के लिए यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्लीय वर्षा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है सबसे ज्यादा ये कैसा होता है, ये खतरनाक होता है O3 को नष्ट करने के लिए। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोग को निरूपित करता है। तो यहाँ पे रक्तक्षीणता, स्कर्वी, अतिसार, हैजा। संचारी रोग कौन सा है इसमें से, मियादी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, रक्तक्षीणता, उसके बाद है स्वाइन फ्लू, फिर मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, डायबिटीज, मियादी बुखार यानी टाइफाइड, मलेरिया, रक्तक्षीणता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है तीसरा, यानी मियादी बुखार यानी टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और फिलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। ये आप लोग का पूछा गया है, ये आप लोग का पेडागोजी वाला सेशन है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है और विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो विज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पे स्थिर है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि आप लोग बताइए कौन सा सही है, तो ना तो ये सही है ना तो ये सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है। तो विज्ञान के द्वारा निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव और अस्थायी मानस की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आपका ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये वाला सही अस्थायी नहीं है। तो आप लोग का ए बी सी तीसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो छात्र को प्रचुर विभिन्न सीखने का अनुभव प्रदान करना, छात्रों के उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचार को रटने के अभ्यास में छात्र को मार्गदर्शन करना, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्न के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। तो ये आपको देखने में लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, इसको मान से हम गलत कर सकते हैं, देखने में ये भी सही लगेगा। अब इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन है, तो वही चुनना है। तो छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आप लोग का पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। ये आप लोग का एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार 2005 के अनुसार एक अच्छा विज्ञान शिक्षा है तो ये सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये शिक्षक के प्रति नहीं होनी चाहिए, ये गलत कहा गया है, लेकिन ये आपका तीनों सही है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है यहाँ पे पहला, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे पूछा गया है
यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से आपका कौन सा सही होता है। तो बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण स्रोत की जागरूकता को सर्वे और संचालन करना। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करने से सबसे अधिक संबंधित होगी। तो कैसे करेंगे, क्या बच्चे उसको याद करेंगे, रटेंगे, बोध करेंगे, सृजन करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि बच्चे उसका सृजन करेंगे यानी क्रिएटिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। तो यहाँ पे विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना है और छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखाना, प्रकाश के परावर्तन को दिखाते हुए चार्ट, सीखने वाले के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसके निष्पक्ष निकालना। तो सही ऑप्शन तो तीसरा ही दिख रहा है, सफलता आधारित बंद उत्तर प्रश्नों को पूछकर तय नहीं। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, यानी इसमें क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है, यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। तो पोर्टफोलियो है, अवधारणा मानचित्र है, पेपर पेंसिल परीक्षण है, जनरल लिखना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा है, यानी ये भी है, ये भी है और ये है आप लोग का पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है विज्ञान में सीख, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है रचनात्मक आकलन है, अगला पूछा योगात्मक आकलन है, उसके बाद पूछा है स्व आकलन है या सत्र आकलन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, यहाँ पे आकलन होता है एक असेसमेंट, यानी यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑफ होता है, एक फार होता है और एक एस होता है। तो जो आप लोग का ऑफ लर्निंग होता है इसमें आप लोग के फेल और पास का रिजल्ट दिया जाता है। फार लर्निंग जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ डाउट हुआ तो बच्चा पूछा, उसको दूर कर दिए उसके डाउट को, यानी उसके क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। एस होता है कि बच्चा खुद अपना आकलन करता है। तो अब यहाँ पे देखिए यस ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे स्व आकलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग करेगी। और इसमें से अब कौन का उपयोग करेगी, जो विद्युत का चालक है। तो मोटा धागा, क्या धागा विद्युत का चालक होता है, नहीं होता है। रबड़ का पाइप नहीं होता है, कांच की छड़ नहीं होती है, लेकिन स्टील का तार कैसा होता है, ये इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कथन की पहचान। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है यहाँ पे समझ लीजिए अवतल दर्पण और एक होता है यहाँ पे उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है यहाँ पे उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए, जैसा आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना वैसा ही प्रतिबिंब आपका उत्तल लेंस में बनेगा। अब जैसा आपके उत्तल लेंस में दर्पण में प्रतिबिंब बना वैसा ही आपका अवतल लेंस में बनेगा, यानी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो अवतल है इसमें अवतल दर्पण में हम हर प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह उत्तल लेंस में भी हम हर प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हम हर प्रकार के प्रतिबिंब नहीं प्राप्त करते, इसमें हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है,
अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या जो अवतल दर्पण है सदैव सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता, इसमें वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा, इसमें उल्टा नहीं होता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला है चींटी, दंश, डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो स्कर्बिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो जो यहाँ पे आप लोग का अम्ल पूछा गया है तो बताना है कि इसमें से कौन अम्ल है। तो जो फार्मिक अम्ल होता है वही चींटी के डंक में होता है, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ऑक्सैलिक होता है ये आपका पालक में भी मिलता है, टमाटर में भी मिलता है। अगला है यहाँ पे, किसी ईंधन के 3.7 kg के पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रक में इसके ईंधन की कैलोरी मान, उष्मीय मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपसे कैलोरी मान पूछा है तो सही हो जाएगा 45,000 कैलोरी। तो ये आप लोग के जो साइंस के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं, जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाकी के क्वेश्चनों को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो कंप्लीट हो जाए और आप लोग साइंस का थ्योरी बहुत आपकी स्ट्रांग हो जाए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।